मेरे सभी प्यारे बच्चों और बच्चियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गमूल और घनमूल और करणी और घातांक। याद करिए, जब हमने वर्गमूल और घनमूल पढ़ाना शुरू किया था तो भी मैंने ऐसा ही एक वेन आरेख बनवाया था। इस वेन आरेख के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप वर्गमूल, घनमूल और करणी घातांक के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकते कि यहां से वर्गमूल घनमूल खत्म हो गया, यहां से करणी घातांक चालू होगा। बहुत सी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं जो दोनों में क्या है, मिक्स हैं। बहुत सी बातें हैं जो करणी घातांक में भी हैं और वर्गमूल घनमूल में भी हैं, ठीक है। तो पिछले 3-4 क्लास से हम लोग वर्गमूल घनमूल पे काम कर रहे थे, आज हम लोग करणी घातांक पे काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे शुरू करने के पहले आज जो है एक बहुत काम की बात, बड़ी अच्छी बात और मजेदार बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। बच्चे, आज ऑफलाइन बैच में सुबह यूपीएसआई का मैं बैच पढ़ा रहा था, तो उसमें एक बच्चा बता रहा था कि सर, किसी चाय की दुकान पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो पढ़ाते हैं, है ना, वो तरीका पुराना हो गया है, ठीक है। तो मैं उस बात पे हंस रहा था। मतलब बच्चे क्या चाहते हैं, मतलब कैसे पढ़ाएं, हर सवाल के लिए एक नया तरीका। आजकल मैंने जो देखा है ना, आजकल मैंने जो देखा है, जो ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं, वहां पे लोग प्रश्न पढ़ा रहे हैं। समझना, मैं प्रश्न नहीं, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। मतलब बच्चा, मतलब इसका यह है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट के आधार पे 50 सवाल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रश्न को बार बार सीखेंगे तो आपको हर एक प्रश्न को लगाना पड़ेगा, और एग्जाम में आप तभी सफल होंगे जब वही प्रश्न आएगा जो आपने क्लास में लगा रखा, और दूसरा जब आपको याद होगा। कहने का मतलब, आजकल गणित को पढ़ाने का जो तरीका है वो प्रश्नों को याद कराते हैं कि भाई ऐसा प्रश्न है तो ऐसे कर देना, उत्तर आ जाएगा। बच्चे को अच्छा मजा क्यों आ रहा है? मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि बोर्ड पे तो एक समय में बच्चे को एक ही प्रश्न दिखाई देता है ना। बोर्ड पर बच्चे को एक समय में एक ही प्रश्न दिखाई देता है, तो बच्चे को क्या लगता है कि हाँ, ये प्रश्न देखो कितना अच्छा लग गया। अरे मेरे भाई, प्रश्न आपसे लग गया, लेकिन अगर प्रश्न चेंज हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट सीखना है। और बच्चे, इस समय ज्यादातर टीचर किस प्रयास में हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आ जाएं, हम वायरल हो जाएं, रील बन जाए, शॉर्ट बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। बच्चे, हम कोई यूट्यूबर नहीं है। हम यूट्यूबर केवल 10% है, 90% हम लोग अध्यापक हैं, और गणित को रील से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो जो बच्चे ये चर्चा कर रहे थे, वो बच्चे इस बात की चर्चा भी तो करें कि यूट्यूब की रील से कितने लोगों ने गणित सीखी आज तक। इस मुद्दे पर भी तो बात करिए। इस मुद्दे पर क्यों बात होती है? हमेशा इस मुद्दे पर क्यों बात होती है कि अध्यापक रील से पढ़ा रहा है? इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए ना कि रील देखकर कितने बच्चों ने गणित को सीखा। इस मुद्दे पर ही क्यों बात होती है कि आजकल का टीचर इस तरीके से पढ़ा रहा है? इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए ना कि इस तरीके से कितने विद्यार्थियों ने गणित को सीखा और अपने एग्जाम को निकाला।
तो मेरी बात पे विचार करिएगा, है ना। मेरी आदत नहीं है बहुत इन सब मुद्दों पे बात करने की, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चे, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं आपको पेट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो पेट की गणित को पढ़ के, पेट की गणित को पढ़ के आप गणित का अंदाजा मत लगाइएगा, मेरे ज्ञान का अंदाजा मत लगाइएगा, ठीक है। और मेरे पढ़ाने के तरीके का अंदाजा मत लगाइएगा। पेट तो एक ऐसा एग्जाम है ना, पेट तो ऐसा एग्जाम है कि जिसके 90% से ज्यादा प्रश्न तो ऑप्शन से आप देख के बता देंगे यही उत्तर आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बताना चालू कर दूं तो क्या यह तरीका अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप हमारी वाह वाह करेंगे, लेकिन क्या आप सीख पाएंगे? विचार करिएगा मेरी बात पे। चलिए शुरू करते हैं। करंडी और घातांक। बच्चे करंडी और घातांक को शुरू करते हैं। कुछ बातें आप लोगों को लिखना है ना। जैसे लिखे बच्चे, घातांक के नियम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को घातांक के, करंडी और घातांक में पहले घातांक के नियम जानने हैं। एकदम बेसिक से, एकदम मैं शुरुआत से बताऊंगा, सभी बच्चे सीखेंगे, ठीक है बच्चे। जैसे लिखा हुआ है a की पावर n, अगर a की पावर n बच्चे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं घातीय रूप। क्या बोलते हैं? घातीय रूप, ठीक बच्चे। इसमें जो ये है ए को बोलते हैं बेस, आधार, और एन को बोलते हैं पावर, ठीक है। ये घात है और ये बच्चे आधार है। एकदम बेसिक से समझिएगा, ठीक है ना। हर एक बच्चे को समझ में आएगा, जो पहली बार इसको पढ़ रहा होगा उसको भी चीजें समझ में आएंगी। बच्चे ए की पावर एन में ए को बोलेंगे आधार, ए इज बेस एंड एन इज पावर, और इस पूरे को बोलेंगे घातीय रूप। ये घात का रूप लिखा हुआ है, ठीक है। और मेरे बच्चे, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। क्या जान लीजिए? कि बच्चे a की पावर n का मीनिंग है कि हमने a का गुणा n बार किया, ठीक है। ये n का गुणा हमने क्या किया? n बार किया। बात समझ में आ गई? हाँ जी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बहुत बेसिक बात है, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, जीरो से, ठीक है। कहने के बच्चे मतलब अगर लिखा है बच्चे 2 की घात 5, इसका मतलब मेरे बच्चे 2 का गुणा 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 2 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो बच्चे 32 आएगा। 2 की घात 5 क्या है? घातीय रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें 2 क्या है? आधार। 5 क्या है? घात। इसे बच्चे लिखा है 3 की घात 4। इसका मतलब बच्चे 3 का जो गुणा है ना वो 4 बार होगा, और 3 का गुणा 4 बार करने पर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। समझ गए? एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से, करंडी घातांक को एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूं। तो ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, सीखिएगा।
आपके पाठ्यक्रम में वर्गमूल घनमूल भी है, करंडी घातांक भी है। फिर तो यहां से प्रश्न आपसे मेरे बच्चे पूछा जाएगा। तो बच्चे पहला नियम क्या है? करंडी घातांक का सबसे पहला नियम लिखिएगा, याद रखना। इंग्लिश या हिंदी में मैं आपको बोल दूंगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं गणित के रूप में लिखूंगा। तो बच्चे पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि यदि आधार बराबर हैं, यदि आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, यदि लिख लीजिए पहला नियम है, पहला रूल है घातांक का पहला नियम, यदि आधार बराबर है, इफ बेस सेम, अगर बेस समान है, बराबर है, तो जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी। कब? इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं आप। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, हां, इसको मैं गणित के रूप में कैसे लिखूंगा? बच्चे ए की पावर एक्स है और ये ए की पावर वाई है, इसको हल करेंगे तो ये ए की पावर एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि बात सबको समझ में आई होगी। जैसे बच्चे कुछ भी ले लो, जैसे मैंने लिख लिया, तो ये y की पावर p है, y की पावर q है और y की पावर r है। देखिए बेस सम का सेम है, y y y, तो इस केस में क्या होगा? पावर प्लस हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग इसको नोट करेंगे, मैंने भाषा के रूप में बोल दिया। इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, बेस सेम होना चाहिए बच्चे, ये ध्यान रहे, तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी। जैसे बच्चे मैं दे दूं, ये y की घात 4 है, इसमें मैं गुणा कर दूं y की घात 5 का, तो बच्चे आएगा ये y का घात 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जब हम x का गुणा x में करते हैं तो क्या आता है? तो मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर आता है। क्यों आता है? क्योंकि बच्चे x का मतलब x की पावर 1। ठीक, यदि पावर में कुछ भी ना हो तो पावर 1 मानी जाती है। जिस बच्चे को जो बात ना पता हो वो लिख सकता है। ये जिस भी बच्चे को कोई बात ना पता हो, लिखने में सीखने में कोई संकोच नहीं है। ये ठीक, क्या लिखेगा कि यदि पावर में कुछ भी ना हो तो पावर 1 मानी जाती है। यदि पावर में कुछ भी ना हो तो पावर 1 मानी जाती है। ठीक, जैसे x का मतलब x की घात 1, तो x की घात 1 x की घात 1 कितना हो जाएगा? x की घात 2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको यह बात समझ में आई होगी। पहला नियम, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। चलिए नियम नंबर 2, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घात घट जाएगी। a की पावर x है, इसमें हम भाग दे दें a की पावर y से, तो आ जाएगा a की पावर x माइनस वाई। ये ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों और बच्चियों को यह बात ध्यान रखना है। अगर आधार सेम है, घातांक का दूसरा नियम, ठीक, अभी नियम लिख लीजिए। अभी मैं इस पर अभ्यास कराऊंगा, आपको ढेर सारा अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बच्चे मैं a की घात 7 में a की घात 2 का भाग दे दूं
तो बच्चे a की घात 7 में 2 घट जाएगा, a की घात 5 आएगा। बच्चे मैं y की घात हम 15 में, y की घात 15 में हम अगर y का भाग दे दें तो बच्चे y की घात कितना आएगा? 14 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि y का मतलब y की घात 1। अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि y जब पावर में कुछ भी ना हो तो पावर 1 मानी जाती है, तो y का मतलब y की पावर 1 है, तो 15 में 1 घटाएंगे 14 आएगा। तो 2 नियम बच्चे हो गए। पहला नियम, यदि आधार बराबर हैं, यदि आधार क्या है? यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है? हाँ जी, अगर आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, और यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घात घट जाएगी। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये 2 नियम मैंने आपको बता दिए। अब घातांक का नियम नंबर 3, घातांक का नियम नंबर 3 क्या कहता है? घातांक का नियम नंबर 3 कहता है मेरे बच्चे कि यदि कोष्टक को खोला जाएगा, जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, कोष्टक को खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। लिख लीजिए, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जब भी कोष्टक खोला जाएगा तो घात से घात का गुणा होगा। कैसे मेरे बच्चे? देखिए, जैसे मैंने लिखा x की पावर a है और इसके बाहर मैंने लिख दिया बच्चे y, तो जब इसको मैं कोष्टक खोलूंगा x की पावर, सॉरी y नहीं लिखा, y गड़बड़ नहीं है लेकिन y मजा नहीं आएगा, इसको b लिख लेना, y में मजा नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे x की पावर a इंटू बी। बच्चे y भी लिखने पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, a गुणे y हो जाता, लेकिन एक सीरीज है ना a b c x y z, इसलिए। बात समझ में आई? जब भी कोष्टक खोलोगे आप, जैसे देखिए, जैसे मैं लिख दिया y की पावर a है, कोष्टक के बाहर b है, फिर हमने एक कोष्टक बच्चे लगा दिया और बाहर लिख दिया c। बच्चे जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा y की पावर a b c। a b c का मतलब a गुणे b गुणे c, a गुणे b गुणे c आएगा, a गुणे b गुणे c आएगा। ठीक है? बात समझ में आई? अगर कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा। ध्यान रखना बच्चे, a गुणे b या a b, आपको पता है कि जब वेरिएबल्स के बीच में कोई निशान ना हो तो गुणा माना जाता है। ना पता है तो लिख लीजिए। मैंने बोला ना, हर छोटी बड़ी बात जो आपको लगता है ठीक कि मुझे नहीं पता है, लिख ले, लिखने में कोई शर्म नहीं है। बच्चे ए बी का मतलब ए गुणे बी, एकदम बच्चों वाली बात मैं बता रहा हूं। भाषा में क्या लिखेंगे? यदि वेरिएबल्स, चर, वेरिएबल मतलब चर होता है, हमने शुरू में बताया भी था जब समीकरण आपको बता रहे थे, याद करिए। अब कोई ये नहीं कहेगा सर चर क्या होता है, वीडियो शुरू से देखिए। चर होते हैं जिनके मान बदल जाते हैं। तो ए बी का मतलब ए गुणे बी, अगर 2 चर के बीच में कोई निशान ना हो तो गुणा माना जाता है। अगर चर के बीच में कोई भी निशान ना हो, जैसे यहां पर 3 वेरिएबल हैं, मान लीजिए लिखा है, जैसे यहां पर लिखा है एक्स वाई जेड, और इनके बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स गुणे वाई गुणे जेड। ध्यान रखना बच्चे, अगर चर के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी निशान ना हो तो गुणा माना जाएगा। इसी तरह बच्चे, अगर चर और अचर के बीच में कोई निशान ना हो, जैसे 5y, 5 क्या है? अचर, y क्या है? चर,
चर और अचर मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में बताया था, आप देखिएगा बच्चे, चर और अचर के बीच में कोई निशान ना हो तो भी गुणा का निशान माना जाता है। चर और अचर के बीच में कोई भी निशान ना हो, कोई भी चिन्ह ना हो तो क्या माना जाता है? गुणा का चिन्ह। ये ध्यान रखिएगा। तो नियम मैंने क्या बताया कि कोष्टक जब खोलेंगे, ये आपका छोटा कोष्टक है, ये मझला है, तो पावर क्या है? ए, बी और सी, इन तीनों का गुणा हो जाएगा। ऐसे समझो। इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बच्चे मैं दे दूं y है, एक मिनट, जैसे y है बच्चे, y की घात ये 3 है और इसके बाहर ये 4 है। तो बच्चे जब इसको खोलेंगे तो y की पावर 3 गुणे 4 12 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे बच्चे x की घात 2, इसके बाहर है 3 और बच्चे इसके बाहर है 5, तो मेरे बच्चे जब इसको हल करेंगे तो x की पावर कितनी आएगी? 30। 2 गुणे 3 गुणे 5 करेंगे तो 30 आएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो 3 नियम मैंने बता दिए। पहला नियम, आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी। दूसरा नियम, आधार बराबर है तो भाग देने पर घातें घट जाएंगी। नंबर 3, कोष्टक खुलने पर घात से घात का गुणा होता है। ठीक है, तीनों नियम बता दिए, इनके सपोर्ट में छोटी छोटी बहुत ही नन्ही नन्ही बातों को बता दिए और उदाहरण दे दिए सबका। ठीक है, तो ये 3 नियम हो गए। अब बच्चे चौथा नियम, घातांक का नियम नंबर 4। घातांक का नियम नंबर 4। बच्चे नियम नंबर 4 हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो। देखिए बच्चे, हमने आपको बताया कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है, लेकिन मेरे बच्चे मान लीजिए कोष्टक ना लगा हो, मान लीजिए कोष्टक ना लगा हो, तो पता क्या होगा? तब मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर से हल होना शुरू होगा। यानी पहले a की पावर b हल होगा, मतलब x की पावर a गुणे a गुणे a गुणे a, ये हो जाएगा बच्चे कितनी बार? b बार। ये समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। कोष्टक अगर है तब तो घात का गुणा हो जाएगा, कोष्टक नहीं है तो क्या होगा? तो बच्चे हम a की पावर b को हल करके x की पावर में लिख देंगे। हम आपको समझाते हैं, टेंशन मत लेना, समझ में सबके आएगा। आपको समझ में आए ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, हाँ जी, आपको समझ में आए इसका ठेका कौन ले रखा है? मैंने। तो आप इसकी चिंता मत करिएगा। देखिए बच्चे कैसे, जैसे मैं दे दूं बच्चे x की घात 2 की घात 5, तो मेरे बच्चे ये x की घात हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, हमको पता है x की घात 2 होता है, सॉरी 2 की घात 5 होता है 32। तो बच्चे आएगा ये क्या आएगा? x की घात 32 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जैसे बच्चे मैं दे दूं आपको, मैं दे दूं y की घात 3 की घात 4, तो बच्चे क्या आएगा? y की घात, हमको पता है कि 3 की घात 4 जो है वो 81 होता है, तो इसका उत्तर आएगा y की घात 81 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? दोनों में समझ लेना। अगर बच्चे कोष्टक लगा है तब तो a और b का गुणा होगा, अगर कोष्टक नहीं लगा है तो a की पावर b घात के रूप में हल होगा। इन दोनों बातों को एक साथ लेके मैं उदाहरण बताता हूं आपको। देखिए, अब इन दो बातों को एक साथ लेके समझाता हूं। जैसे बच्चे लिखा है y की घात
4 और बाहर लिखा हुआ है 3। तो बच्चे इसका मतलब होगा y की घात 4 गुणे 3। और इसको जब बच्चे हम हल करेंगे तो ये आएगा y की घात 4 तिहाई 12। लेकिन बच्चे जब यही इस रूप में होगा कि y की घात 4 है और कोष्टक नहीं लगा है, 4 की घात 3 है, तो बच्चे इस केस में ये हो जाएगा y की घात 4 गुणे 4 गुणे 4। और इसका उत्तर आएगा बच्चे y की घात 64। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा। ये कर्णी घातांक का तीसरा नियम है, ये चौथा नियम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आपसे कर्णी घातांक से प्रश्न जरूर पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ जी, तो कितने नियम बता दिए हमने? 4। अब मेरे बच्चे मैं आपको 5वां नियम बताता हूं। अब आपको 5वां नियम जानना है। तो 5वां नियम बच्चे क्या है? 5वां नियम क्या कहता है, सुनिएगा। यदि समीकरण के दोनों पक्षों में आधार बराबर हैं, यदि समीकरण के दोनों पक्ष में आधार बराबर हैं, तो उनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर समीकरण क्या है, आधार क्या है, घात क्या है, सब मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो से जाके देखिए, इतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा। और पेट का एक नहीं, आधा और चौथाई नंबर भी आपके कॉपी के बाहर नहीं जाने पाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, जो बच्चा पहले दिन से क्लास कर रहा है उसका पेट की परीक्षा में 1 नंबर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, 1.25 नंबर या आधा नंबर या 1/4 नंबर भी कॉपी के बाहर, नोट्स के बाहर या पढ़ाई गई बातों के बाहर नहीं जाएगा, यह मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं पहले वीडियो से लेके यहां तक वीडियो देखें। आधा घंटे से 45 मिनट के वीडियो हैं, ज्यादातर 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक के। ठीक है, अगर आप उनको देखें कायदे से तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब बच्चे 5वां नियम क्या है? यदि समीकरण के दोनों पक्षों में आधार बराबर हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है, यदि समीकरण के दोनों पक्ष में आधार बराबर हैं। बच्चे ध्यान रखना, यहां पर समीकरण की बात हो रही है। समीकरण कब बनेगा? जब बराबर का निशान हो। मैंने बताया है पहली और दूसरी क्लास में, मैंने समीकरण आपको बताया है और समीकरण बनाना आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, समीकरण के 2 पार्ट हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष, और दोनों का बेस क्या है? ए। या समीकरण के दोनों पक्ष में आधार बराबर हैं तो उनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। इस बात से प्रश्न हल होते हैं, इस बात से प्रश्न हल होंगे मेरे बच्चे, ध्यान रखना। यदि a की पावर x बराबर a की पावर y, तो x और y की वैल्यू बराबर होगी। जिस चीज को मैंने भाषा के रूप में बोला है, हिंदी भाषा के रूप में, वही बात सामने बोर्ड पर गणित की भाषा में लिखा हुआ है। यदि समीकरण के दोनों पक्ष में आधार आपस में बराबर हैं, यदि समीकरण के दोनों पक्ष में आधार आपस में बराबर हैं, तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चे हमने घातांक के 5 नियम आपको बता दिए। ये 5 जो है एक प्रकार से प्राइमरी नियम है। ठीक है, हाँ जी, मुख्य, ये मुख्य रूप से 5 नियम हैं।
अब छोटे मोटे कुछ नियम और हैं, वो भी बता दें। ठीक है, छोटे मोटे नियम और बता दें, फिर हम अभ्यास पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब घातांक के छोटे मोटे नियम भी बता दें, है ना। हाँ जी, लिख लो घातांक के छोटे मोटे नियम। जिनको आप कह सकते हो द्वितीयक, सेकेंडरी। ये सेकेंडरी बातें, सेकेंडरी बातें। जैसे जैसे बच्चे देखिएगा, 5 नियम हो गए, इसको 6वां नियम मान लेना। क्या कि बच्चे अगर कभी भी ऐसे दिया है, ये ए और बी है, इसका ये पावर n है, तो बच्चे ये a की पावर n भी होगा और ये b की पावर n भी होगा। पावर दोनों पे लग जाएगी। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह हम अगर 7वें नियम की बात कर लें, तो बच्चे जैसे दिया है a बटे b, इसकी घात n दी गई है, तो जो पावर है वो दोनों पे लग जाएगी। ये a अपान b का होल पावर n है, तो a की पावर n अपान b की पावर n होगी। इन बातों को लिख लीजिए, इनको लिखना है। ये सब बातें आगे काम आएंगी। इस पर सीधे सवाल अगर नहीं बनेगा तो ये प्रश्न को हल करने में आपकी मदद करेंगे। ये सब घातांक के नियम है। पहले 5 मुख्य नियम है, प्राइमरी, प्राथमिक नियम है। ये द्वितीयक नियम मैं बता रहा हूं। प्राथमिक नियम से पे सवाल आएंगे, द्वितीयक नियम उनको हल करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, हाँ जी। कहीं कोई दिक्कत है बोलिए। ठीक है, और बातें बताते हैं। जैसे बच्चे एक छोटी सी बात सबको पता होगी, बात नंबर 8, आपको पता होगा किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, ये भी काम की चीज है, कई बार ये आपके काम आएगी। अगर किसी भी संख्या की घात में 0 रख दिया जाए तो बच्चे उसका मान 1 आएगा। जैसे हम लिख दें y की घात 0, तो इसका मान बच्चे 1 आएगा। मैं लिख दूं 4 की घात 0, इसका मान 1 आएगा। मैं लिख दूं 5 की घात 0, तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बच्चे कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इसका मान 1 कैसे होता है। तो मेरे बच्चे, अगर आप में से किसी ने 11-12 में गणित पढ़ा होगा तो 11-12 में इसको प्रूफ करने का बहुत बड़ा तरीका बताया गया है। मैं आपको छोटी छोटी बातों से इसको 2 लाइन में प्रूफ करके दिखा देता हूं। ठीक है, हाँ जी। देखिए, आप चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसकी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है कि x का मान 0, x की पावर 0 1 क्यों होता है। ठीक, ये हेडिंग बना लीजिए कि आखिर x की पावर 0 किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 क्यों होता है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। कैसे होगा, इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो बच्चे, मैं इसका प्रूफ आपको देता हूं। इसका प्रूफ क्या है बच्चे, इसका प्रूफ ये है
कि देखिए, जैसे कुछ भी मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं बच्चे x की घात y है, इसमें मैं x की घात y का भाग दे दूं तो बच्चे 1 आएगा। बच्चे किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, इसको प्रूफ करने का, सिद्ध करने का, साबित करने का, प्रमाण देने का ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है। ये सबको पता है, गणित में ये बात सबको पता है कि किसी संख्या को अगर स्वयं से भाग दोगे तो हमेशा भागफल 1 आएगा। ये तो सबको पता है, पता होना भी चाहिए। जैसे आपने m में भाग दिया m का तो 1 ही तो आएगा। आपने भाग दिया 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं तो उसका मान 1 आएगा। तो यहां पर अंश क्या है? x की घात y, हर क्या है? x की घात y, दोनों समान हैं तो इसका मान 1 आएगा। अच्छा, अब बच्चे देखिए, फिर से दोबारा मैं यही बात लिखता हूं। x की घात y में हम x की घात y का अगर भाग देंगे बच्चे, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर आधार बराबर हैं, आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाएंगी। नियम नंबर 2 ये देखिए, आधार बराबर हैं तो घात घट जाएगी मेरे बच्चे। उस नियम से बच्चे, उस नियम से ये क्या आएगा? ये आएगा x की घात y ऋण y बराबर क्या आएगा? x की घात 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चे हम लोग जानते हैं, बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो समीकरण में LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो यहां RHS क्या है? 1, यहां RHS क्या है? 0। तो प्रूफ हो गया कि x की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक, इसको सिद्ध करने का ये दुनिया का ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है बच्चे, हम सब लोग जानते हैं कि दो समीकरण में अगर LHS बराबर है, ये जो बराबर के बाईं ओर है इसको LHS बोलते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष अगर बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होगा, यानी 1 और x की घात 0 बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चे। तो छोटी मोटी बातें भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे और भी बातें मैं आपको बता दूं, छोटी मोटी बातें। जैसे बच्चे छोटी मोटी बातें और क्या हैं? जैसे कि कोई भी पावर, मान लीजिए 1/a की पावर -x है, तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक, और कोई पावर, मान लीजिए कोई पावर जो है माइनस में है तो उसको नीचे अगर हम ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर दिया है, देखिए बच्चे, अगर x/y है और इसकी पावर माइनस में है तो बच्चे हम x/y को y/x कर देंगे तो जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। नोट कर लीजिए इस बात को, ये सारी बातें काम आने वाली हैं आगे। हाँ, इन बातों को लिख लीजिएगा कॉपी में। ये तीनों बातें घुमा फिरा के एक ही बात है बच्चे, इनको 3 बात मत मानिएगा, ये कुल मिलाकर एक ही बात है। इनको लिख लेना। तो बच्चों, हमने कर्ण घातांक की सारी छोटी मोटी बातें और मुख्य बातें कर ली। ये सब घातांक के नियम कानून हैं, ये सारे घातांक के नियम कानून हैं। अब इनका हम अभ्यास चालू करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब इनका हम अभ्यास चालू करेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा और कमेंट जरूर करिए।
कमेंट जरूर करिए। जितनी बातें मैंने आज आपको बताया है शुरू से लेके आखिरी तक, एकदम बेसिक से मैंने शुरुआत किया है, बेसिक से एक एक बात मैंने बताई है, हर एक हल्की फुल्की बात है ना। जैसे किसी संख्या के पावर में कुछ भी ना हो तो पावर 1 होगा, इस प्रकार की हल्की बातें भी मैंने बताया है। उसके बाद बच्चे घातांक का ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम बताया, ये तीसरा नियम मैंने बताया, ये तीसरे नियम का उदाहरण है, ये चौथा नियम मैंने बताया। चौथा नियम ध्यान रखना, तीसरे और चौथे में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरे नियम और चौथे नियम में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा नियम में क्या है, कोष्टक लगा रहता है। जब कोष्टक खोलेंगे तो घात से घात का गुणा होगा, लेकिन अगर कोष्टक नहीं लगा है तो बच्चे पहले ऊपर a की पावर b हल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है आप में से किसी के बच्चे में यहां पर एक ख्याल और आ सकता है, तो आपके मन में जो ख्याल आ सकता है मैं बताता हूं। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सर मान लीजिए दिया हो x की घात, ठीक है, x की घात दिया हो 2 की घात 3 की घात 2 दिया हो, अब क्या करेंगे? किसी बच्चे के मन में आ सकती है बात, भाई कोष्टक होता तब तो तीनों का गुणा हो जाता, जैसे पहले बताए थे। पहले ये देखे, अगर 3 पावर है और कोष्टक लगा है तो ABC का गुणा हो जाएगा, लेकिन कोष्टक नहीं लगा है। तो बच्चे मैंने क्या बताया, सुनिए इसको, एक आप मान लीजिए कि एक प्रश्न है, ये क्या है, ये प्रश्न है। अब इसका हल मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चे, हल क्या बताएंगे कि जैसे x की घात 2 की घात 3 की घात 2 है, तो बच्चे मेरे ध्यान रखना, हमने कई बार बोला कि ऊपर से हल होगा, तो बच्चे सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है 3 की घात 2। तो बच्चे बाकी भूल जाओ, x की घात 2, अब 3 की घात 2 क्या होता है, 9 होता है बच्चे, ठीक। अब उसके आगे बच्चे क्या करेंगे, x की घात, अब बच्चे हल होगा ये चीज, 2 की घात 9 हल होगा बच्चे। 2 की घात 9 क्या होता है, 512। तो बच्चे यही इसका उत्तर आएगा, x की घात 512। ऊपर से हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे तो 3 की घात 2, 3 गुणे 3, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3 9 आएगा। फिर बच्चे 2 की घात 9 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार। तो बच्चे 2 को की घात जब 9 करेंगे तो 512 आएगा, ठीक है ना। 2 की घात 9 करके देखिए 512 आएगा, क्योंकि 2 की घात 10 1024 होता है, तो 2 की घात 9 उसका आधा यानी 512 होगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अगर यही बच्चे कोष्टक लगा होता तो 2 गुणे 3 6 और 6 गुणे 2 12 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बात यह आपको समझ में आ गई। तो तीसरे और चौथे नियम में बिल्कुल भी किसी प्रकार का शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। ये हमने उसी का एग्जाम्पल ये भी दिया था। उसके बाद बच्चे ये 5वां नियम है। 5वां नियम क्या बताया कि समीकरण के दोनों पक्ष में अगर आधार बराबर हैं तो उनकी घातें भी बराबर होंगी। समीकरण, यहां ध्यान देना, इसके पहले मैंने जो नियम चारों बताए हैं उसमें समीकरण नहीं आया, मतलब वहां पर 2 पक्ष नहीं थे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। हमने शुरुआत में आपको बताया है कि समीकरण शब्द तभी प्रयोग करेंगे जब बराबर है, ठीक है। तो दोनों पक्ष देखिए, बाएं पक्ष में भी आधार a है, दाहिने पक्ष में भी आधार a है, तो ये दोनों x और y इसकी जो पावर है वो इक्वल होंगी, ठीक है। अभी इस पर सवाल जब अभ्यास करेंगे तो इसका बार बार काम लगेगा। उसके बाद कुछ और नियम है छोटे मोटे, ठीक है, जो बहुत काम के हैं, है ना। हाँ, जो अगल बगल हमारे छोटे लोग रहते हैं ना, बहुत काम के लोग होते हैं। हाँ, उसी तरह ये हैं, ये छोटे मोटे नियम हैं। जैसे बच्चे ये a गुणे b है, अगर यही 3 संख्याएं हो जाए तो भी ये होगा, ध्यान रखना। जैसे ये है बच्चे, ये अगर ये हो जाए a गुणे b
गुणे सी है और बाहर y है, तो बच्चे ये a की पावर y इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर y तीनों पे लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। यही चीज बटे में है, a बटे b है तो n a पे भी आएगा b पे भी आएगा। अगला बात, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है, ये भी बहुत काम का है। इसको कैसे सिद्ध करते हैं वो हमने सिद्ध करके भी आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हमने बात बताया कि अगर कोई पावर माइनस में है, कुल मिला के यूं समझो, अगर हम अंश और हर को चेंज करेंगे तो पावर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखिए यहां पर ये कहां है, अंश में है, हर में है, अंश में ले गए तो पावर माइनस है तो प्लस हो गया, क्योंकि बच्चे a की पावर x बटे 1 होता है ना। हाँ, ये अंश में है, y की घात ऋण b, b की घात ऋण y, नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो गई। यहां देखिए, जो हर में है y उसको अंश में ले गए, जो अंश में है उसको हर में ले गए, तो जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो गया। ऐसे ध्यान रखना, अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता। जैसे ये मान लो ऐसे होता कि x बटे y है और इसकी पावर दी गई है a। सवाल को हल करते समय किसी कारण से हमको इसको चेंज करना पड़े, इसको चेंज करना पड़ता है, जब प्रश्न लगाएंगे तो बताएंगे आपको। तो बच्चे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बात समझ गए ना। हाँ, हम अभी जब प्रश्न लगाएंगे तो आपको बताएंगे कि चेंज आखिर क्यों करना पड़ता है, ठीक है। अरे माइनस है ना, वो थोड़ा सा ठीक है। हाँ, अगर हम इसको अंश और हर को चेंज करेंगे तो जो पावर का साइन है, निशान है, वो उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। ये सारे नियम कानून बता दिए। कल इस पर अभ्यास होगा, सब लोग इसको पढ़ के आइएगा। पेट की डेट आ चुकी है, अपने यार दोस्त को बताइए, कहीं कोई भटके ना, किसी तरीके से परेशान ना हो, सारी चीजों को सीख ले। कल मिलते हैं बच्चे, इसके आगे अभ्यास करवाते हैं।